एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का बता रहा होता है कि 5 साल पहले मेरे जूनियर हाई के 3rd ईयर के एंड में मैंने बुली हो जाने के बाद अपना कमरा छोड़ना बंद कर दिया और मैंने अपने फ्यूचर की सारी उम्मीद खो दी और एमलेस होकर बैठ गया। और फिर ऐसा हुआ और हम देखते हैं कि उसके फोन में से बहुत तेज रोशनी बाहर आने लगती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं एक गॉडेस उस लड़के से कहने लगती है, कांग्रेचुलेशन, सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद तुम्हें रीइंकार्नेटेड के लिए चुना गया है। तो ये सुनकर वो लड़का अपने मन में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं उस कमरे में मर गया। और तभी वो गॉडेस कहने लगती है कि ये नई दुनिया वो है जहाँ मैजिकल एबिलिटीज का मतलब सब कुछ है। तो मैं तुम्हारे नए जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए तुम्हें ओवर पावर्ड स्किल्स दूंगी, तो ट्राई करो और दूसरी बात चीजों को भरपूर एंजॉय करो। तो वो लड़का अपने मन में कहने लगता है, उस केस में केवल एक ही चीज है जो मैं मांग सकता हूँ, वो है एक शांत और अच्छी लाइफ। और वो लड़का गॉडेस से कहने लगता है, ठीक है, मुझे रीइंकार्नेट करो। तो ये सुनकर वो गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की का जन्म एक बेबी के रूप में होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे बचपन से ही शुरुआत करनी होगी। और तभी उसके फादर उसे देखकर कहने लगते हैं, एक प्यारा प्रिंस जो हम दोनों का ध्यान रखेगा। और वो अपने चेस्ट पर रॉयल चिन्ह धारण करता है और इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारा बच्चा है। तो ये सुनकर उसकी मदर कहने लगती है, ऑफ कोर्स वो है। और उन दोनों को देखकर वो बेबी कहने लगता है, ये बेब और हैंडसम ओल्ड गाय मेरे पेरेंट्स हैं। और तभी उसके फादर के कहने पर एक मैजिशियन उसका माना लेवल चेक करने लगता है और उसके फादर कहने लगते हैं, फ्लैश प्रिंसेस से जन्मा बच्चा जिसने डीमन किंग को हराया है, मुझे यकीन है कि वो कम से कम 40 से 50 लेवल का होगा। लेकिन तभी वो मैजिशियन बताता है कि उसका लेवल 2 है और इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके पास कोई एलिमेंट भी नहीं है, इसीलिए वो केवल बैरियर मैजिक का यूज कर सकता है। और ये सुनकर उसके फादर को शौक लगता है और वो कहने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसके जैसा निकम्मा फ्लैश प्रिंसेस और मेरे घर पैदा हुआ और इससे मेरी प्रजा में आक्रोश फैल जाएगा। और तभी उसकी मदर भी कहने लगते हैं कि अगर इसकी बात बाहर गई तो ये अच्छा नहीं होगा। और उसके पेरेंट्स दोनों साथ में कहने लगते हैं कि हम कहेंगे कि प्रिंस रेनहार्ट की मौत चाइल्ड बर्थ में ही हो गई। तो ये सब सुनकर वो बेबी कहने लगता है, क्या मैं रीइंकार्नेशन के तुरंत बाद मरने वाला हूँ और मैं अपनी पिछली लाइफ में भयानक लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन यहाँ भी। और तभी वो मैजिशियन उसके फादर से कहने लगता है, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा। लेकिन उसके फादर उस मैजिशियन से ही कहने लगते हैं कि तुम में से किस बच्चे को यहाँ से दूर किसी जंगल में फेंक दो, ये तुम्हारे किंग का ऑर्डर है। और फिर उसके बाद हम उन्हीं गॉडेस को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रही होती हैं और वो एक दूसरी गॉडेस से कहने लगते हैं, वो लड़का जिसे मैंने अभी अभी रिकार्नेट किया है, मैंने उसे ओवर पावर्ड स्किल्स दिए हैं, लेकिन किसी को भी ये रियलाइज नहीं हुआ और पता चला है कि उस दुनिया में मापने वाले डिवाइसेस सिर्फ 2 अंकों तक ही जाते हैं और इसके अलावा मैं उसे एक एलिमेंट देना भूल गई। तो दूसरी गॉडेस कहने लगती है कि तुमने उसका लेवल कितना सेट किया है। तो वो गॉडेस बता दें कि 1002। और फिर उसके बाद हम एक फॉरेस्ट में उसी बेबी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मेरी बेबी स्ट्रेंथ मुझे कहीं नहीं ले जा रही है। लेकिन रुको, क्या उस आदमी ने ये नहीं कहा कि मैं बैरियर मैजिक का यूज कर सकता हूँ? तो चलो इसे आजमाया जाए। और ये कह के वो उसे विजुअलाइज करने लगता है और थोड़ी ही देर में वो एक बैरियर बना लेता है और इसे देखकर वो कहने लगता है कि कौन जानता था कि मैजिक इतना आसान होगा। लेकिन रुको, क्या मैं उसे अपने ऊपर यूज कर सकता हूँ? और ये कह के वो बेबी अपने ऊपर बैरियर चढ़ा लेता है और हवा में उड़ने लगता है और वो कहने लगता है कि ये पावर जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज्यादा यूजफुल है और ऐसा नहीं लगता है कि ये माना या किसी चीज का यूज करती है। और अब अगर मैं किसी जंगली जानवर के सामने आ जाऊं तो। और तभी उसके पीछे एक फेनर आ जाती है और उसे खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो फेनर उसे खा नहीं पाती क्योंकि इस बेबी के ऊपर एक बैरियर चढ़ा होता है। और ये देखकर वो बेबी कहने लगता है ये काफी मजबूत है और वो अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारी बॉक्सेस बना लेता है और उस फेनर को मारने लगता है, लेकिन उस फेनर को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि वो बॉक्सेस बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये देखकर वो बेबी कहने लगता है कि मुझे यहाँ कुछ बड़ा चाहिए। और ये कह के वो अपने मैजिक से वहां लगे पेड़ों को उखाड़ने लगता है और उस फेनर को मारने लगता है, लेकिन उस फेनर को उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होता। तो वो बेबी कहने लगता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। और ये कह के वो एक बहुत बड़ा पहाड़ उखाड़ लेता है। तो उसे देखकर वो फेनर हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है कि रुक जाओ, मैं सरेंडर करती हूँ। तो वो बेबी कहने लगता है, सरेंडर किसने कहा, वॉटएवर जो भी हो उसे इग्नोर करो। और ये कह के वो पहाड़ उस फेनर के ऊपर पटकने लगता है। तो ये देख के वो फेनर उससे कहने लगती है, मैंने कहा कि मैं सरेंडर करती हूँ। ये सुनकर वो बेबी कहने लगता है कि अच्छा ये वो थी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वो फेनर उस बेबी से कह रही होती कि मैं अपने माना की पूर्ति के लिए तुम्हें खाने का प्लान बना रही थी, लेकिन कौन जानता था कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे और तुम बोल नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बेबी अपने मन में कहने लगता है, इस तरह चीजें थोड़ी परेशान करने वाली होती हैं। लेकिन तभी उस बेबी को एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि उस बैरियर के बारे में क्या ख्याल है जो विचार को साउंड में बदल देता है। और ये कहकर वो बेबी एक बैरियर बनाता है और अपने गले से अटैच कर लेता है और वो उस फेनर को हेलो
कहता तो फेनर कहने लगती कि तो तुम बोल सकते हो और तुम कौन हो और तुम मुझे एक न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी की तरह दिखते हो। तो बेबी उस फेनर को अपना नाम हारूटो बताता है और वो कहने लगता है कि मेरा जन्म एक किंगडम में हुआ है, लेकिन मेरे लो माना लेवल के कारण मुझे छोड़ दिया गया। तो फेनर कहने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुमसे निकलने वाला माना ह्यूमन लिमिट से कहीं ज्यादा है, और क्या तुम डीमन किंग की रीइंकार्नेट हो। तो बेबी अपने मन में कहने लगता है कि मैं वास्तव में अपने पिछली लाइफ में एक बेरोजगार व्यक्ति था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ये जाने कि मैं लूजर हूँ। और वो उस फेनर से कहने लगता है कि हाँ मैं डीमन किंग हूँ। तो फेनर चौंक जाती है और वो कहने लगती तो ये वास्तव में आपकी असली पहचान थी और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं। और ये कहकर वो फेनर वहीं पर लेट जाती है और वो कहने लगती है मैं हार मानती हूँ, तो अब मुझे मार डालो। तो हारूटो से कहने लगता है कि मैं तब तक ठीक हूँ जब तक तुम मुझ पर यहाँ से हमला नहीं करती। तो फेनर कहने लगती है कैसी उदारता है और मैं आपकी सराहना करती हूँ डीमन किंग, और फिर मैं उस वादे को निभाने के लिए प्राउड फ्लेम फेनर के रूप में अपने नाम की शपथ लेती हूँ। तो हारूटो कहने लगता है ये सुनकर खुशी और वो उसी गुड बाय के वहां से जाने लगता है। तो फ्ले कहने लगती है कि मैं बस इस रास्ते पर चल रही थी और फिर भी मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फ्ले हारूटो को रोकती है और वो कहने लगती है कि आपने मेरा जीवन बख्श दिया है और मुझे एक नया नाम भी दिया है, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित करने की शपथ लेती हूँ। तो हारूटो से कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हें फ्ले कहा तो मैं इसे छोटा कर रहा था। तो फ्ले कहने लगती है कि कितना शानदार लगने वाला नाम है, और हारूटो से कहने लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई समझौता करने का इरादा नहीं है। और ये कह के हारूटो थक जाता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो ये देखकर फ्ले उससे कहने लगती है कि क्या हुआ मास्टर। तो हारूटो से कहने लगता है कि मुझे कुछ दूध पीना है। तो फ्ले उससे कहने लगती है क्या तुम्हारा मतलब माँ के दूध से है और मैं इसके बारे में कुछ करूंगी। और ये कहकर वो एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। तो हारूटो से कहने लगता है कि कुछ कपड़े पहन लो। तो फ्ले अपने मैजिक का यूज करके कपड़े पहन लेती है और फिर वो हारूटो से कहने लगती है कि माँ का दूध। तो हारूटो कहता है हाँ प्लीज। तो फ्ले अपने कपड़े उतारने लगती। तो हारूटो से कहने लगता है तुम कपड़े क्यों उतार रही हो। तो फ्ले कहने लगती है कि एक मदर मेटिंग के बाद ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, तो अब मुझे अपने सीट से भर दो। तो हारूटो से देखकर कहने लगता है कि वो पूरी तरह से पागल हो गई है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं फ्ले हारूटो से माफी मांग रही होती है और तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो कहने लगती है कि कोई आ रहा है, तो क्या मैं उन्हें मार डालूं। तो हारूटो कहने लगता है नहीं, उनसे पूछो कि वो क्या चाहते हैं। और ये कह के हारूटो दो कम्युनिकेशन बैरियर बनाता है कि जिससे फ्ले उसे सुन सके। और फिर एक आदमी वहां पर आ जाता है। तो फ्ले उससे कहने लगती है कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है। तो वो आदमी कहने लगता है कि मैं उस बेबी के लिए यहाँ हूँ। तो फ्ले कहने लगती है कि वो कुछ ही समय पहले मेरा मास्टर बन गया तो वो मेरा है। तो वो आदमी कहने लगता है कि वो बेबी मेरे एक रिलेटिव का है। तो फ्ले उससे कहने लगती है कि जिस चीज को तुमने त्याग दिया उसके लिए वापस क्यों आए हो और तुम ह्यूमन सचमुच समझ से परे हो। तो वो आदमी कहने लगता है कि मुझे लगा कि बच्चा भूखा होगा और वो अपने साथ दूध लेकर आया होता है। और वो कहने लगता है क्या तुम उसे ये पिलाओगी। और उसे देखकर हारूटो कहने लगता है फ्ले उसे ले लो। तो फ्ले उस आदमी से कहने लगती है क्या तुमने ये प्लान बनाया, ये जानते हो कि मैं ब्रेस्ट मिल्क नहीं बना सकती। और वो हारूटो की बातों को इग्नोर कर रही होती है और हारूटो उससे कह रहा होता है कि प्लीज उसे जल्दी ले लो, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। और तभी वो आदमी फ्ले से कहने लगता है कि तुम्हारे ब्रेस्ट मिल्क से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम एक ह्यूमन बेबी की पालन पोषण के लायक नहीं हो। तो फ्ले उससे कहने लगती है कि तुम इतने विश्वास के साथ ऐसा कैसे कह सकती हो और तुम्हें इस बच्चे की इतनी परवाह क्यों है। तो वो आदमी बताता है कि मेरी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी, लेकिन हमारा बच्चा कभी भी दिन का उजाला नहीं देख पाया और वहाँ उस बच्चे को उसकी पोटेंशियल की कमी के कारण छोड़ दिया गया था। लेकिन इनमें से कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता है और इस दुनिया में आने वाले हर बच्चे को जीवन जीने का मौका मिलना चाहिए। ये सब सुनकर फ्ले कहने लगती है कि कितनी दुखद कहानी है और वो रोने लगती है। वो आदमी कहने लगता है एक ह्यूमन चाइल्ड को अपना मास्टर मानकर अचानक फूट फूट कर रोने लगी, तुम एक विचित्र डीमन हो और कैसा रहेगा कि हम एक डील करें। और वो आदमी फ्ले से कहने लगता है कि यदि तुम उसे अपने मास्टर मानने की जिद करती हो तो मैं तुम्हें एक पर्सनल अटेंडेंट के रूप में ले जा सकता हूँ। तो फ्ले कहने लगती है तुम्हारी परिस्थितियों को ध्यान में रखती हुए तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी और मैं उसके बगल में उस पर नजर रखूंगी। तो वो आदमी कहता है ठीक है और वो डील कर लेता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्ले हारूटो को अपनी गोदी में लिए होती है और वो आदमी अपने हथौड़े से हारूटो के पल्ले को तोड़ देता है और वो वहाँ पर कुछ ब्लड डाल देता है और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तो हारूटो फ्ले से कहने लगता है क्या तुम मुझे वो दूध दिला सकती हो। तो फ्ले उससे कहने लगती है कि तुम केवल मेरा ही दूध पियोगे। और फिर 9 साल बाद हम हारूटो और उसकी फैमिली को देखते हैं और वहाँ पर फ्ले भी होती है और हारूटो बताता है कि मैं मार्गरेट गोल्ड की देख रेख में जीवित रहने में कामयाब रहा और
मेरा ओरिजिनल प्लान दूध छुड़ाते ही चले जाने का था, लेकिन मुझे इतनी काइंडनेस और कंफर्ट मिली कि मैं रुके बिना नहीं रह सका। और अगर मेरी लाइफ में एक भी समस्या है तो वो ये है कि एक क्यूट सी लड़की से नफरत की जा रही है। और हारुतो अपनी बहन को देखकर कहने लगता है कि तुम अपने भाई को बहुत दुखी कर रही हो। और तभी फ्ले कहने लगती कि मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों हमेशा की तरह उदास हो, और क्या तुम लॉर्ड हारुतो को खुश रखने के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकती। तो हारुतो की बहन जिसका नाम चार होता है वो फ्ले से कहने लगती है क्या तुम आज मेरे साथ फिर खेलोगी। तो फ्ले कहने लगती नहीं, और मुझे लॉर्ड हारुतो की देखभाल का इम्पोर्टेंट टास्क सौंपा गया है। तो हारुतो कहता है प्लीज फ्ले उसके साथ खेलो। तो फ्ले हाँ कहती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्ले चार के साथ खेल रही होती है और हारुतो ने देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और वो हारुतो से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि यही कारण है कि चार तुम्हारे सामने शर्माती है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो नहीं जानती कि अपनी उम्र की लड़की के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और मेरा मतलब है कि फ्ले जैसी लड़की के साथ उसकी कितनी अच्छी बनती है। तो हारुतो अपने मन में कहने लगता है क्या चार को पता चल गया है कि मैं वास्तव में एक बूढ़ा आदमी हूँ जो लगभग 30 का है, और छोटी लड़कियां बूढ़ों के साथ घूमना नहीं चाहती। और तभी उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि तुम चार के लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं करती। तो तुम्हारी मॉम होने के नाते मैं तुम दोनों को साथ लाने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। तो इसके लिए हारुतो अपनी मॉम को थैंक्स कहता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हारुतो कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो फ्ले भी मेरे साथ आएगी, और मुझे यकीन है कि इससे चार को मुझसे और ज्यादा नफरत हो जाएगी। और अगर मैंने फ्ले को पीछे छोड़ने की कोशिश की तो वो ये कहेगी कि अगर मैं अपने मास्टर के साथ नहीं रह सकती तो मेरे पास जीने के लिए और कुछ नहीं है। और हारुतो के सामने उसकी एक कॉपी खड़ी होती है जिसे देखकर वो कहने लगता है इस रोबोट कॉपी को बनाने के लिए मैंने बैरियर मैजिक के बारे में जितनी ज्यादा हो सके उतनी स्टडी की है, लेकिन मैं अभी भी उससे बात करने या हिलने डुलने में सक्षम नहीं हो सका। और अगर मैं किसी को दुखी किए बिना जाना चाहूँ तो मुझे फ्ले की भी एक डॉल बनानी होगी। और तभी उसके डैड उसे बुलाने लगते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हारुतो के फादर उससे कहने लगते हैं कि मैं आज से तुम्हें तलवार चलाना सिखा रहा हूँ, और ये क्या कि वो उसे एक लड़की तलवार पकड़ा देते हैं। तो हारुतो अपने ऊपर बैरियर चढ़ा लेता है और वो अपने फादर पर अटैक कर देता है। तो उसके फादर सामने से हट जाते हैं और उसकी तलवार जमीन पर लगती है और वो टूट जाती है और वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। और ये देखकर उसके फादर चौंक जाते हैं और फिर वो अपनी तलवार से हारुतो पर अटैक करते हैं, लेकिन हारुतो उसे आसानी से डॉच कर लेता है। तो फिर उसके फादर कहने लगते हैं कि ट्रेनिंग जारी रखती हैं और तुम्हें एक एलाइट स्वॉर्डमैन में बदलते हैं। और ये सब कुछ चार भी देख रही होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हारुतो के फादर कहने लगते हैं कि मैंने आज से हारुतो को तलवार चलाना सिखाना शुरू किया है, लेकिन वो एक रिटर्न डीमन हो सकता है। और सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो डीमन के संपर्क में था, और ये भले ही रेयर हो लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो डेमोनिक गुणों का प्रदर्शन करते हुए पैदा होते हैं। तो हारुतो की मॉम कहने लगती है ऐसा हो सकता है, लेकिन हारुतो के पास टेल या हॉर्न नहीं है और हारुतो एक नॉर्मल लड़का है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हारुतो के डैड कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं भी यही सोचता हूँ। और ये सब कुछ चार भी सुन रही होती है और वो अपने मन में कहने लगती है ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हारुतो डीमन हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।